टीएनसी के बारे में मुझे यूट्यूब से पता चला था। एक यूट्यूबर थे तो उन्हीं से उनकी वीडियो देखी थी मैंने, तो वहीं से मुझे पता चला था। और टीएनसी के साथ मैं 2023 से कनेक्ट हूँ। टेस्ट सीरीज से ली थी मैंने और यूट्यूब पे अपडेट की क्लासेस देखती थी ओनली। तब सर मैंने जो था टीएनसी का एडवांस लाइव यूनिक 9 से 10 के लिए वाला बैच लिया था। और मैंने मतलब काफी बार एग्जाम दे दिया, तो फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि बाकी तो सब ठीक था, मेरे नेगेटिव ज्यादा हो जाते थे। मतलब बार बार प्रैक्टिस करने के बाद भी नेगेटिव हो रहे हैं, इसका मतलब ये था कि मेरे कंटेंट में जो थी वो कमी थी बहुत ज्यादा। तो मुझे ये लगा कि अब मेरे पास जो कंटेंट है कोचिंग का वो भी पुराना हो गया था और वो इतना अपडेटेड नहीं था, मतलब इतना डीपली भी नहीं था, सुपरफिशियल था। तो मैंने डिसाइड किया कि इस बार अब टीएनसी से ही कोचिंग लूंगी। कि जो भी आपको सबसे पहले तो ट्रस्ट बहुत जरूरी है। जहां से भी आप कोचिंग ले रहे हो, जो भी आपके पास कंटेंट है, आप उस पर ट्रस्ट करो कि जो आप पढ़ रहे हो बस वहीं से एग्जाम में आएगा। बाकी ज्यादा कंटेंट शॉपिंग करोगे तो फिर उसी में उलझ के रह जाओगे आप, जो भी आपके पास कंटेंट है। और रही एडवांस लाइफ की बैच वाली की बात, तो फिर मुझे ये लगता है कि ये जो आपके सबके माइंड में जो क्वेश्चंस है, कब सिलेबस होगा, कि कैसे होगा, अच्छा है नहीं है, इस एग्जाम में आएगा, तो आप आंख बंद के ट्रस्ट कर सकते हो, ये यहीं से ही आएगा और कहीं से ही नहीं आएगा। ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने खुद ये कर रखा है इसलिए कह रही हूँ। खुद एक्सपीरियंस हो गया है कि जो इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा। इसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर हंस आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हम आज आपके सामने एक ऐसे शख्स से इंट्रोडक्शन करवाने जा रहे हैं जिन्होंने शायद हार मानना बंद कर दिया था, जिन्होंने ऐसा इतिहास आज आपके सामने ये लेके आए हैं, ऐसी कामयाबी आपके सामने लेके आए हैं जो शायद आप अपनी इस स्ट्रगल वाले टाइम से रिलेट कर पाओगे। हमारे साथ में आज जुड़े हुए हैं ज्योति शर्मा, जिन्होंने बेहतरीन रैंक हासिल की है AIR नॉर्थ 10.0 में, ऑल इंडिया 22 रैंक जो है, शानदार रैंक हासिल की है और आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको ज्योति शर्मा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म को इतनी रेस्पेक्ट और इतना प्यार देने के लिए आपका थैंक यू सो मच। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपकी फैमिली को। कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद में? थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इवन मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि मेरा मतलब ऐसे इस तरह से इतना अच्छा रैंक भी आ सकता है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि हमने ये सब चीजें शायद अपनी प्रिपरेशन के दौरान शायद अपने सोचना बंद कर दी थी कि कैसा आफ्टर सिलेक्शन कैसे फील करना है, क्योंकि सारी अपनी डेडिकेशन एक ही और थी, हमारी सारी हार्ड वर्किंग एक ही और थी कि कैसे हमें जो है वो सेलेक्ट होके निकलना है। उसके बाद क्या फील होता है ऐसा शायद अपन ने सोचना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ही आज अपन इस प्लेटफॉर्म पे हैं। सबसे पहले तो मैं जो लोग आपको नहीं जानते हैं, बाकी जितने भी जूनियर्स हैं और जिन लोगों का इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो, ताकि आप कौन सी कॉलेज से बिलोंग करते हो, कब कौन से ईयर में आपने पास आउट किया है। तो मेरा नाम ज्योति शर्मा है। मेरी जो बीएससी नर्सिंग हुई थी वो पीजीआई रोहतक से हुई थी 2020 में। ओके, पीजीआई रोहतक से आपने जो है वो 2020 में आप पास आउट हो। और इस वाले नोट सेट से पहले आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं नोट सेट को क्लियर करने के लिए, या तैयारी में आपने जस्ट आफ्टर कॉलेज के बाद में आप तैयारी करने लग गए, और कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? सर ये मेरा 6th अटेम्प्ट था, बट 2021 एंड 22 में मैंने 2 इयर्स जॉब करी थी मैंने। देन 2023 से मैंने स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन मई मंथ से। तो पहले मैंने कोचिंग किया था, उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी और टीएनसी की टेस्ट सीरीज लेके वो प्रैक्टिस कर रही थी। फिर वो मेरा नॉट सेट 5 तो मैंने ऐसे ही दिया था, जस्ट देखने के लिए कि कैसा एग्जाम आता है कैसे। देन नेक्स्ट नॉट सेट 6 के लिए मैंने अच्छे से प्रिपेयर करा था, लेकिन उसमें मेरा प्री भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट मैंने नॉट सेट 7, नॉट सेट 8 एंड 9 मैंने मेरा प्री भी क्वालिफाई था, मेंस भी क्वालिफाई था। बट मुझे जो है वो इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं होता था, केवल कुछ पॉइंट्स या नंबर से रह जाता था, तीनों टाइम मेरा रह गया। बहुत ही अच्छी कहानी और बहुत ही अच्छा स्ट्रगल आपने बताया है। मुझे ऐसा लगता है कि उस हार नहीं मानने की जो आप सोच की बात करते हो कि मैंने हार मानना ही बंद कर दिया, जैसे कि अभी अपन ने पहले भी अपन ने बात की है,
वो जो कहानी है वो हर किसी के लिए इंस्पिरेशन वाली है कि कैसे कोई आदमी या कैसे कोई स्टूडेंट जो है वो लगातार यदि प्रयास करता है तो एक ना एक दिन उसको सफलता जरूर मिलती है। और यही आपने करके दिखाया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस सिक्स्थ अटेम्प्ट से पहले जो आपका माइंडसेट था, हर बार आप सेलेक्ट भी हो जाते थे और वापस से जब आप वापस तैयारी करने के पीछे का जो माइंडसेट था, मैं मान सकता हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट था। बट आप अभी इस टाइम पे वो माइंडसेट आप सबके साथ में शेयर करो कि जिससे जो लोग हार मान जाते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, मैंने सब कुछ इस एग्जाम के लिए लगा दिया है, मैं कैसे वापस से स्टार्ट करूं। तो वो कैसे अपन कर सकते हैं? क्या माइंडसेट रहा था आपका हर नोट सेट के बाद आपका वापस से तैयारी करने के पीछे? सर एक्चुअली मेरे पास गिव अप करने के लिए ऑप्शन ही नहीं था, सो इसलिए जैसे घर की भी फैमिली की कंडीशंस होती है तो वही मोटिवेशन होती है, इसलिए कब गिव अप करने का सोचा ही नहीं कि जब तक टाइम मिल रहा है तब तक तो करके ही मान लूंगी, नहीं तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्योंकि सर मुझे हर बार यही लगता था कि अगर मैंने गिव अप कर दिया तो जो मैंने अब तक इतना टाइम इस नौसठ के लिए दे दिया तो वो सब वेस्ट चला जाएगा, इसलिए मैं गिव अप करने का सोच ही नहीं पा रही थी। इस ऐसे ही लग रहा था कि एक ना एक दिन तो जरूर होएगा, और वो दिन आज हो गया। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगता है जब अपन अपने माइंडसेट के साथ में चलते हैं और जब अपने अचीवमेंट को अपन हासिल कर लेते हैं तो एक एक इंस्पिरेशन बन के ही निकलते हैं। बट कहीं ना कहीं ये सवाल तो निकलता है कि कैसे, आखिर क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से आप फिर से मोटिवेट होके फिर से उसी स्टडी में, उसी पॉजिटिव वे में आपने वापस स्टडी स्टार्ट की है। जब आप एग्जाम दे के आते थे उस टाइम पे आपका सिलेक्शन रैंक की वजह से नहीं हुआ जैसा कि आपने बताया है, तो वापस लगने के पीछे आपके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं था, आपने ये कहा है। तो पहली बात तो मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपनी लाइफ में भी ऑप्शन रखते हैं अपन, तो शायद अपन कहीं ना कहीं उस ए वाले ऑप्शन से भटक ही जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो आज टॉपर्स की जुबानी से अपन ये सीखते हैं कि हमेशा लाइफ में एक ही ऑप्शन होना चाहिए कि हमें वो अचीव करना है। चाहे हो सकता है कि 2 अटेम्प्ट लग गए, हो सकता है कि किसी का पहले ही अटेम्प्ट में हो सकता है, एनालिसिस करके हम उस चीज को बेहतर बना सकते हैं। एक और सवाल ये आता है कि जैसे आपने कहा कि आप टीएनसी के साथ में जुड़े हुए थे, आपने 2020 में कॉलेज पास आउट हुए, तो टीएनसी के बारे में आपको किसने बताया कि टीएनसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि नर्सिंग के लिए डेडिकेटेड है? तो ये चीज आपको कहाँ से पता चली? साथ ही साथ आपने टीएनसी कब ज्वाइन किया? सर टीएनसी के बारे में मुझे यूट्यूब से पता चला था, एक यूट्यूबर थे तो उन्हीं से उनकी वीडियो देखी थी मैंने, तो वहीं से मुझे पता चला था, और टीएनसी के साथ मैं 2023 से कनेक्ट हूँ। ओके, 2023 से आप लगातार टीएनसी के साथ में कनेक्ट हो। और जैसा कि टीएनसी के बारे में हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजें अपन यूट्यूब पे प्रोवाइड करके, शायद मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इतना सारा कंटेंट यूट्यूब पे ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल है। खैर अच्छी बात है। ये टीएनसी से आपने 2023 में टेस्ट सीरीज के थ्रू ज्वाइन हुए थे या आपने बेच लिया था? नहीं सर, टेस्ट सीरीज से ली थी मैंने, और यूट्यूब पे अवधेश सर की क्लासेस देखती थी ओनली, तब उनकी जो एडवांस सीरीज वाली क्लास चली रही थी मौसमी की, हाँ, तो अवधेश सर वहीं की से एडवांस सीरीज वाली स्टार्ट। क्लास। ओके, तो 2023 से आप टीएनसी के साथ में टेस्ट सीरीज के जो है वो थ्रू आप जुड़े हुए हो। उसके बाद में आपने जो है पहले भी कोई कोचिंग कर रखी थी? आपने कोई पहले से, जैसे आपने 2020 से आप पास आउट हो, तो उसके बाद में आपने कोई कोचिंग ले रखी थी या आप खुद से ही कंटेंट पढ़ते थे? क्या सीन रहा इससे पहले का प्रिपरेशन का आपका? सर मैंने पहले कोचिंग कर रखी थी। ओके, आपने पहले से कोचिंग कर रखे थे। सर टीएनसी के साथ में जो थ्योरी वाला जो पोर्शन है, जैसा कि आपने बताया भी था कि थ्योरी वाला जो पोर्शन आपने कवर किया, तो क्या आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे नए कंटेंट की जरूरत है, या मुझे अब टीएनसी का ये जो थ्योरी वाला है, पहले तो आप सबको ये भी बता दीजिए कि आप टीएनसी के थ्योरी वाले कौन से बेस से आप जुड़े हुए थे। उसके बाद में आपको ये बताओ कि उसकी नीड आपको क्या लगी कि मुझे कंटेंट की भी जरूरत है, ऐसा क्या क्यों लगा आपको? क्योंकि टीएससी की टेस्ट सीरीज तो बेस्ट है, तो उससे तो आप जुड़े हुए थे। सर मैंने जो था टीएनसी का एडवांस लाइव यूनिक 9 से 10 के लिए वाला बैच लिया था, और मैंने मतलब काफी बार एग्जाम दे दिया, तो फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि बाकी तो सब ठीक था, मेरे नेगेटिव ज्यादा हो जाते थे,
मतलब बार-बार प्रैक्टिस करने के बाद भी नेगेटिव हो रहे हैं, इसका मतलब ये था कि मेरे कंटेंट में जो थी वो कमी थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये लगा कि अभी मेरे पास जो कंटेंट है कोचिंग का वो भी पुराना हो गया था और वो इतना अपडेटेड नहीं था, मतलब इतना डीपली भी नहीं था, सुपरफिशियल था। तो मैंने डिसाइड किया कि इस बार अब टीएनसी से ही कोचिंग लूँगी। ओके, तो आपने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है जानकारी आपने यहाँ पे दी है कि टीएनसी का लाइव एडवांस यूनिक बेच 10.0, जो कि अपने आप में एक एक कहानी और बहुत सारी सक्सेसफुल चीज़ें आपको बयां करती है, उसके बारे में आपको पता चला और उस आपको जो है आपने ज्वाइन किया ये सोच के कि इसके अंदर बेहतरीन कंटेंट और अपडेटेड कंटेंट आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि ये एक्चुअल में बताना कि आपके, क्योंकि आपने वो बेच आपने लिया है और उसी बेच से आप सेलेक्ट होके निकले हो, उस बेच के बारे में मैं एक टॉपर के जबान से ये सुनना चाहता हूँ, एक उसकी उसका माइंडसेट उस बेच को ज्वाइन करने से पहले क्या था, और जब वो बेच जब वो प्रिपेयर कर रहे थे तो जो सारे कमिटमेंट टीएनसी ने किए थे, जो सारे प्रोमिस टीएनसी ने किए थे, क्योंकि बहुत सारे सवाल उस टाइम पे स्टूडेंट के मन में थे और अभी भी अपकमिंग्स जो जूनियर्स आ रहे हैं, नए जो स्टूडेंट हैं, उनके मन में उस बेच को लेके एक सवाल कहीं ना कहीं ये रहता है कि सर हम कैसे सिलेबस कवर कर पाएंगे, हम क्या उतना अपडेट सिलेबस कवर कर पाएंगे, क्या सर हम उसको रिवाइज कर पाएंगे, सर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कब कर पाएंगे, सर वो बेच कैसे रन होता है, हमें कैसे बाकी चीजों से हमें बेहतर बनाने के लिए वो बेच आप बता रहे हो, तो वो सारी चीजें आपको कैसे एनालिसिस करके इनको बताओगे कि देखो ये बेच कुछ इस प्रकार का है, क्योंकि आप उसी बेच से जो है इतनी शानदार रैंक के साथ में आप निकले हो। सर, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो भी आप आपको सबसे पहले तो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हो, जो भी आपके पास कंटेंट है, आप उस पे ट्रस्ट करो कि जो आप पढ़ रहे हो बस वहीं से एग्ज़ाम में आएगा। बाकी ज़्यादा कंटेंट शॉपिंग करोगे तो फिर उसी में उलझ के रह जाओगे आप। जो भी आपके पास कंटेंट है, और रही एडवांस लाइफ की बैच वाली की बात, तो फिर मुझे ये लगता है कि ये जो आपके सबके माइंड में जो क्वेश्चंस है, कब सिलेबस होगा, कि कैसे होगा, अच्छा है नहीं है, इस एग्जाम में आएगा, तो आप आंख बंद के ट्रस्ट कर सकते हो, यहीं से ही आएगा और कहीं से ही नहीं आएगा। ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने खुद ये कर रखा है इसलिए कह रही हूँ। खुद एक्सपीरियंस हो गया है कि जो इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है। दरअसल ये क्वेश्चन राइज करने का यही पर्पस था, क्योंकि इस टाइम पे जैसे टीचर्स के पास में भी इतना टाइम नहीं होता है कि हम सबको ये चीज़, क्योंकि एक बिलीव सिस्टम होता है, किसी भी आप कोचिंग से जुड़े हुए हो तो सबसे पहली बात जो आपने कही है कि कंटेंट की शॉपिंग आपने कभी नहीं की है, आपने एक कंटेंट को उस पर ट्रस्ट दिखाया है और आपने ये सोचा है कि इसी कंटेंट से आएगा, और जाहिर सी बात है उसी कंटेंट से आया भी। साथ ही साथ एडवांस लाइव यूनिक बेच के आपने बारे में बताया है, उसमें कंटेंट अपडेटेड था, उसकी उसी से चीज़ें आई थी, और कैसे सिलेबस पूरा करना है कैसे नहीं करना है ये सारी एक टीम की जिम्मेदारी होती है, और वो टीम शायद अपन ने कभी टीम नहीं उसको फैमिली करके ही माना, और इसीलिए अपन आज इतनी अच्छी रैंक के साथ में है। बहुत अच्छी बात है कि हमेशा कंटेंट अपडेटेड होना चाहिए और साथ ही साथ वो एडवांस भी होना चाहिए, जैसा कि उस बेच का नाम भी था। खैर, ये सारी चीज़ें होगी। एक और सवाल जो है वो ये रहता है, क्योंकि आफ्टर सिलेक्शन आपने, इससे पहले सिलेक्शन से पहले खाली आपने सुना ही है, सारे टीचर्स की बातें सुनी है, सब हर टाइम पे आपने यही सुना है कि कल आपको ये तैयार करना है, कल अपन ये पढ़ेंगे, कल आपको ये एमसीक्यूज लगाने हैं, और शायद आज ये आपका दिन है, इसलिए सारी चीज़ें ही आपसे ही जानने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि इस टाइम पे टॉपर का माइंडसेट क्या होता है, उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की है, कैसे उन्होंने इतनी अच्छी रैंक हासिल की है, और इतनी सारे अटेम्प्ट के बावजूद कैसे खुद को बिल्ड किया है और इतने अच्छे स्टेज पे आप पहुंचे हो। तो इसलिए आज आप ही का मौका है, बहुत सारे सवाल मैं पूछने वाला हूं। एक सवाल जो कि एक फ्रेशर के माइंड में रहता है जब भी कोई कॉलेज पास आउट होता है या थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में होता है, तो एक सवाल उनके मन में ये रहता है कि प्रिपरेशन के लिए मैं कितना टाइम दूं, साथ ही साथ प्रिपरेशन मुझे कब से स्टार्ट कर देनी है। ध्यान से सुना, दो क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, कि मुझे प्रिपरेशन आफ्टर कॉलेज पास आउट पे मुझे करनी चाहिए या मुझे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से मैं प्रिपरेशन करने लग जाऊं, पहला सवाल। दूसरा ये है कि प्रिपरेशन में टाइम एक्चुअल में कितना लगता है, एक्चुअल टाइम, क्योंकि आज आप सेलेक्टेड हो गए हो, आज आपने ऐसा माइलस्टोन अचीव किया है, तो आपके पास में वो हर एक एनालिसिस है कि एक्चुअल में कहां आपने मिस्टेक्स की है, और आप चाहोगे कि हम भी चाहते हैं कि आने वाले जो जूनियर से एटलीस्ट आपने जो मिस्टेक्स की है वो वापस रिपीट ना करें।
तो कब से प्रिपरेशन करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या है उन फ्रेशर्स के लिए, उन जूनियर्स के लिए, आप क्या बोलना चाहोगे? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि आपको कहीं पे अच्छे से सेटल गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो साथ-साथ में ही आप प्रिपरेशन करते रहो। कॉलेज के जैसे फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर का पूरा कंटेंट कवर करो, सेकंड ईयर से वैसे उस तरह से करते रहो। और रही अगर बात कि कितना टाइम चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर आपकी कॉलेज में अच्छी प्रिपरेशन है, तो 6 मंथ्स भी मोर देन इनफ है सर, बहुत ज़्यादा है, मुझे यही लगता है। और सबसे बड़ी बात तो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, बहुत अगर वो बढ़िया। आपकी सही हो तो। ये तो की है किसी भी चीज की, ये तो वो तो ये तो दोनों प्राइम ऐसी चीजें आपने बोल दी है कि इसके यदि ये अपनी लाइफ में है तो शायद अपन कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बेहतरीन आपने आंसर किया है इस चीज का। एक्चुअल में ये सवाल दरअसल इसी बैच के ही बारे में था, क्योंकि बहुत सारे जो जूनियर्स है उनका ये कहना रहता है कि क्या सर हम थर्ड ईयर में ये बैच ले ले, या फोर्थ ईयर में यदि हम ये बैच परचेज कर लेते हैं तो सर हमारे लिए कितना की बेनिफिशियरी रहेगा। सर हम तो आफ्टर कॉलेज पास आउट के बाद में हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो एक बार थोड़ा सा और इस पे हाईलाइट में करना चाहूंगा कि एक्चुअल में क्या ये लाइव एडवांस यूनिक बैच, जो कि इतना इसका इतना सक्सेसफुल रेट है, इसकी इतनी सारे कंटेंट, इतना सारा चीजें अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या ये थर्ड ईयर के बच्चों के लिए, क्या ये फोर्थ ईयर के बच्चों के लिए, क्या उनके लिए भी ये बेनिफिशियरी है, या उनको परचेज करना चाहिए, या उनको वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस बैच के लिए? नहीं सर, उनको परचेज़ कर लेना चाहिए, उससे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एज़ एकेडमिक में भी और नॉर्सेट के लिए भी। ओके, मतलब उनको भी ये बेस परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो उससे कॉलेज के प्रिपरेशन के दौरान तो उनको यूज आएगा ही, साथ ही साथ उनके बेस को भी मजबूत करेगा। ओके, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। दरअसल एक जो टॉपर होता है उसके पास में हर एक चीज का एनालिसिस होता है, उसने बहुत सारी मिस्टेक्स की होती है, उसने बहुत सारा माइंडसेट अपना चेंज भी किया था, किसी माइंडसेट कोई प्लान ऐसा बनाया जो रन नहीं कर पाया, उसके पास में हर एक मिस्टेक्स होती है। तो होता यही है कि आफ्टर सिलेक्शन हम अपना बेस्ट से बेस्ट इंटरव्यू देके अपन ये उनको प्रोवाइड कर सके कि एक्चुअल में क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। जितने भी यू गाइज लिसन वेरी केयरफुली, जितने भी आप लोग जो जूनियर्स हो और जो जितने भी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की आप जस्ट पास आउट हो, यदि सिलेक्शन हमें इस प्रोसेस के थ्रू हमें लेना है, हमारे पास में कंटेंट ऐसा होना चाहिए, हमारा बेस मजबूत होना चाहिए। तो बेस्ट विशेष आपके लिए है कि आप क्या चूज करते हो। राइट टाइम पे राइट डिसीजन यदि अपन लेते हैं तो शायद सक्सेस हमसे थोड़ा कम टाइम में हमें अचीव हो सकती है। बहुत अच्छा लगा आपसे ये जान के। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये आपका सिक्स्थ अटेम्प्ट था, और जी सर। आप नहीं चाहोगे कि आने वाले जो जूनियर्स है उनको इतने अटेम्प्ट लगे। हो सकता है कि उनके मन में ये सवाल आए कि मैम आपके आपके ऐसी क्या मिस्टेक्स रही कि आपको इतने अटेम्प्ट लगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि क्या ऐसी कमी रही, कहाँ वो लेग पॉइंट था, कहाँ वो लूप था जहां पे बार बार वो चीजें आप मिस्टेक किए जा रहे थे और आप सिलेक्शन के इतने करीब जाके भी वो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, या यदि अपन जो चाहते थे वो नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक्स अपन कर रहे थे। तो हमें आप पहले ही बता दो। उनका ये सीन है, ये एक्चुअल में मैं उनके बिहाफ पे ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि हमें मैम या मैं आप ये बता दो कि हमें क्या नहीं करना है, हम वही करेंगे अब से। तो ये चीज उनके साथ में आप शेयर कर दो कि इतने अटेम्प्ट आखिर क्यों लगे। सर, मेरे तो इतने ज़्यादा अटेम्प्ट का यही रीज़न है, सबसे पहले तो कॉलेज टाइम में 4 साल तो मेरे बस यूँ ही चले गए। लास्ट ईयर तो कोविड में चला गया था। तो सर गाइड उस टाइम मुझे इतनी गाइडेंस भी नहीं थी। इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि एम्स के ऐसे कोई एग्ज़ाम होते हैं। मुझे तो 2021 में पता चला था कि नॉरसेट भी कुछ होता है। तो उस टाइम भी मुझे ये था कि नहीं, नॉरसेट मुझे लगता था कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं बना है। कोई सीएचओ वगैरह कुछ वो कर लूँगी, बस वो काफ़ी है। लेकिन जैसे-जैसे टाइम होता गया और नॉरसेट का इतना यूट्यूब पे देखती थी, तो फिर बस वही एम्स ही टारगेट बन गया था। देन मेरे जो बार-बार कुछ-कुछ पॉइंट से रहने का जो कारण है, वो मुझे ये लगता है कि कंटेंट पे एनालाइज़ नहीं कर पाती थी कि मेरा कंटेंट सही है या कुछ उसमें कमी है। लेकिन जैसे-जैसे टाइम होता गया और एग्ज़ाम का लेवल जो है एडवांस होता गया, तो मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे अपने कंटेंट को जो है वो अपग्रेड करना है। सो मैंने इसलिए डिसाइड करा था कि अब मैं टीएनसी से ही कोचिंग लूँगी। जो फर्स्ट एडवांस लाइव यूनिट बैच था, तो मैंने उससे कोचिंग ली थी और जेन्युइनली कहूँ तो मुझे अब ये लग रहा है कि वो बैच ना मेरे लिए बना था। हर अभी जो भी सिलेक्ट हुए हैं उस बेस से सभी को ऐसा ही लगता है कि सर ये राइट टाइम पे आपने ये वाला बेच आपने दिया। और एक्चुअल में इस बेच के पीछे मैं जनरली कहूँ तो
आप जितने भी स्टूडेंट थे उनका ट्रस्ट था, और मैं हर किसी को यही बोलना चाहूँगा कि ट्रस्ट ज़रूरी है। आप जहाँ से हो वो ट्रस्ट ज़रूरी है, उस प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट करना होगा। खैर, आपने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे ये बताई कि आजकल एग्ज़ाम का लेवल एडवांस हो गया है, और एडवांस से एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें एडवांस लाइव यूनिक बैच को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है, इतने अटेम्प्ट लगने के पीछे आपका कंटेंट था, और एक्चुअल में ये मेरी तरफ से है, जो भी लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं या जो जूनियर्स है, एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। हमारे पास में क्या चीज़ें हैं, हमारे पास में उतनी चीज़ें है या नहीं जितनी चीज़ें हमें रिक्वायर है। यदि हम उसका एनालिसिस कर लेते हैं, यदि हम बेस्ट स्टेज पे है जहाँ से हमें उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, तो हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ एक चीज़ एक टॉपर ने बताई है कि जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे तब नोटसेट क्या होती है उनको पता भी नहीं था। तो जो लोग ये सोचते हैं कि नोटसेट मेरे लिए नहीं बना है, या इसके लिए तो मुझे पता नहीं क्या करना होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सामने हैं ज्योति शर्मा, जिन्होंने 22 AIR 22 रैंक हासिल की है। उनकी जबान से आप, रियल वॉइस से आप सुन सकते हो कि देखो, उनको भी नहीं पता था, उनको भी नहीं पता था, उनको भी शुरू में जब ये इनिशिएट किए थे तैयारी, तो उनको भी नहीं पता था कि कैसे एक्चुअल में करना होता है, या ये चीज़ इनके लिए बनी भी है या नहीं है। जब इन्होंने खुद पे ट्रस्ट किया है, जब कंटेंट पे बिलीव किया है, जब राइट डिसीजन इन्होंने राइट टाइम पे लिया है, तब चीज़ें आसान लगती है, और यही चीज़ इनको बेहतर बनाती है। ऐसा अपन हमेशा बोलते भी थे। एक और सवाल है, क्योंकि एक और सवाल ये है, क्योंकि इतनी सारी अपने हार्डवर्किंग की है, इतने सारे अटेम्प्ट अपन ने लगाए हैं, क्योंकि अपने पास में बहुत सारा एनालिसिस है। जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाते हैं, तो शायद उनको एक चीज़ पता होती कि हमें पास कैसे होना है या सेलेक्ट कैसे होना है, बट आपके पास दोनों चीज़ें हैं। आप ये भी बता सकते हो कि आप क्या चीज़ें नहीं करना है, और आप ये भी बता सकते हो कि क्या चीज़ करें जिसकी वजह से हम निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है कि आपने लास्ट अटेम्प्ट में ऐसा क्या किया। मतलब ठीक है, आपने ये बताया कि ठीक है, इसकी कंटेंट तो था ही था, कंटेंट तो बेस्ट था, आपने वो चूज किया, उसके अलावा आपने ऐसा ऐसा क्या किया, क्या एक्स्ट्रा चीजें की जो पिछले वाले अटेम्प्ट में आपने नहीं कर पाए, या इस वाले अटेम्प्ट में आपने उसको बेहतर किया और इतनी अच्छी रैंक के साथ में आप निकले हो। सर सबसे पहले तो माइंडसेट, मैंने अपना माइंडसेट ये बना लिया था कि इस बार तो होके ही रहेगा मेरा। मैंने ये सोचा ही नहीं कि इस बार मेरा चांस ही नहीं है। मैं पहले से ये सोच के रखी थी कि सिलेक्शन इस बार पक्का है, इस यही होगा। और ये तो सोचा ही नहीं कि होना ही नहीं है। तो सबसे पहले तो माइंडसेट तो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, और उसके साथ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। बहुत 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 अच्छी बात बताई है आपने, क्योंकि एक्चुअल में यही होता है, जब तक अपन अपने माइंडसेट को बिल्ड नहीं करेंगे उतना स्ट्रांगली, तब तक अपन वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। यदि आपने जैसा कहा, और ऐसा अपन क्लासेस के अंदर भी अपन ने यही सीखा है कि ये वाला नोट सेट आखिरी नोट सेट है, और आखिरी नोट सेट है, तो आखिरी नोट सेट के लिए अपन कैसे प्रिपेयर करते हैं खुद को, तो वही अपन ने किया था। बहुत बढ़िया है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो डाउट जो इस टाइम पे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, या ऐसे जो लोग जो फ्रेशर है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर या जस्ट पास आउट हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि कंसिस्टेंट और कैसे डिसिप्लिन में रहे, और कैसे अपने माइंड सेट को, आखिरी नोट सेट है ये, करके अपन तैयारी करें, तो इससे अपन निकल जाएंगे वाला सीन है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सपोज करो आपने जस्ट नोट सेट आपने अभी क्लियर किया है, और आपको पता है कि अपन ने क्या क्या मिस्टेक्स किए, और आपको ये भी पता है कि जब नोट सेट क्लियर नहीं हुआ था, जब वो रैंक अच्छी नहीं आई थी, तो खुद को वापस रीस्टार्ट करने के पीछे की जो मोटिवेशन थी वो क्या रहती थी आपकी। क्योंकि इस टाइम पे आप देखोगे तो इस टाइम पे बहुत सारे जो एस्पिरेंट है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत सारों का प्री के अंदर नहीं हुआ, तो एक ही है कि सर मतलब स्टार्ट करे कि क्या करे, होगा कि नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट दे दिए हैं सर, तीनों में मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। सर मुझे लगता है कि मैं तो बनी नहीं हूं, या बना ही नहीं हूं मैं तो इसके लिए। तो ये सवाल उनको ये स्टेप और खुद को पुश करने से रोकते हैं। आपने कैसे इसको दूर किया था, कैसे आप 6th अटेम्प्ट में इतनी अच्छी रैंक और इतने अच्छे माइंडसेट के साथ में लगातार आपने ये काम किया है, वो मोटिवेशन क्या था जिसकी वजह से आप फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करते थे। सर जितनी बार भी मुझे फेलियर मिलता था, मैं यही सोचती थी कि अगर मैंने गिव अप कर दिया, जो मैंने अब तक इतना हार्ड वर्क किया वो सब वेस्ट चला जाएगा।
तो मुझे नहीं गिव अप करना है। तो हर बार मुझे यही चीज़ जो थी वो गिव अप करने नहीं देती थी। और सेकंडली माय फादर, वो मुझे बार-बार मोटिवेट करते थे। जितनी बार भी जब भी नॉट का रिज़ल्ट आता था, तो वो मेरे रैंक देखते थे, तो फिर मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में आ जाती थी। मुझे लगता था कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वो मुझे एक ही बात बोलते थे कि मैंने भी जो है वो 53 जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं। बहुत तो बढ़िया। बस वो चीज़ बहुत मोटिवेट ओके करती ओके। थी। तो ये माइंडसेट तो जेनेटिक्स ही है आपका तो। और आपके फादर को पूरी टीएनसी परिवार की तरफ से उनको प्रणाम और उनको सल्यूट है कि इस वाले माइंड के सेट के साथ में आपने चीज़ों को ग्रो करवाया है। और बेहतरीन बात आपने ये बोली है कि जैसे आपने शुरू में कहा था कि यदि अपने पास में कोई ऑप्शन नहीं है तो अपने पास में एक ही चीज़ दिखती है, एक ही टारगेट दिखता है कि कैसे हमें उसको अचीव करना है। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि बहुत सारे डाउट आपने यहाँ से क्लियर अपन कर रहे हैं। एक और डाउट आता है। ये एक्चुअल में मेरे इतने सारे डाउट नहीं है, ये सारे जो जितने जूनियर्स या जो अभी अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं उनके हैं। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके आपसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं कर लूँ। एमसीक्यू प्रैक्टिस का क्या रोल रहता है? एमसीक्यू प्रैक्टिस जैसे अपन बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सर मेरी थ्योरी मैंने 10 बार कर ली है, थ्योरी का मुझे एक एक नोट याद है, एक एक पेज मुझे अच्छे से याद है। तो क्या थ्योरी ही मोर देन इनफ है या एमसीक्यू प्रैक्टिस का भी कोई रोल होता है एग्जाम प्रिपरेशन में? या नहीं सर एमसीक्यू प्रैक्टिस का कोई रोल नहीं होता, या फिर जो रोल होता है सर वो एमसीक्यू प्रैक्टिस का ही होता है, थ्योरी का तो है ही है? तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप क्या बोलना चाहोगे और आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से की है मेनली? सर एमसीक्यू प्रैक्टिस और थ्योरी के लिए मैं 50% दूँगी। अगर आप थ्योरी करते हो और एमसीक्यू नहीं करते हो तब भी वो वेस्ट है। अगर एमसीक्यू करते हो, थ्योरी नहीं करते तब भी वो वेस्ट ही है। इसलिए जो है दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बहुत ही जेन्युइन आंसर आपने किया है, क्योंकि यदि अपन थ्योरी को अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपने थ्योरी में क्या गेन किया है वो सही से वो नहीं कर पाओगे, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस जब तक नहीं कर पाओगे। और यदि एमसीक्यू प्रैक्टिस ही कर पाओगे तो आज आपने ये एमसीक्यू का एनालिसिस भी यदि कर लिया, कल को हो सकता है कि दूसरे किसी पॉइंट्स या दूसरे किसी कंसेप्ट से कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो वहां पे शायद आप लेक कर जाओगे। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब दोनों का ही रोल 50-50 होता है, तभी हम सिलेक्शन 100% श्योर कर पाते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस मेनली आपने जो है वो कहाँ से किया था? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज़ और बुक से करा था। ज़्यादा मैंने शॉपिंग नहीं करी एमसीक्यू के लिए कि यहाँ से भी कर लेती हूँ, वहाँ से भी कर लेती हूँ। मैंने सिर्फ फिक्स सोचा था कि बस यहीं से करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, और इन्हीं को अच्छे से रिवाइज़ करूँगी। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि माइंडसेट का क्लियर होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसा आपने कंटेंट के लिए भी कहा था कि आप कंटेंट शॉपिंग नहीं किए, ऐसे ही आप एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपने टीएनसी पे बिलीव किया। टीएनसी की टेस्ट सीरीज बेस्ट है, टीएनसी का जो कंटेंट है ये बेस्ट है, आपने ये ऐसा वाला माइंडसेट बनाया और आज आप यहाँ पे हो। ओके, मैं सारे जितने भी जो तैयारी वाले हैं एस्पिरेंट है यही करना चाहूँगा, मतलब ठीक है, आप जहाँ से भी देख रहे हो, आप जहाँ से भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, बस बिलीव रखो, खुद पे बिलीव रखो कि अपन ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो शायद अपन अपन को इतना ज़्यादा कंटेंट देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बस अपने कंटेंट पे बिलीव रखो और कंसिस्टेंट रहना है अपन को। बहुत अच्छी बात बताई आपने। मुझे लगता है कि एटलीस्ट जब अपन एग्ज़ाम के पास में होते हैं तो ये वाली जो चीज़ें हैं कि मैं इधर से देख लूँ, एक वो चीज़ देख लेता हूँ, शायद ये हमें नहीं होनी, उस टाइम पे ज़्यादा होती है। माइंडसेट खुद का क्लियर रखना होगा। यही सवाल मैं यहाँ से एक और पूछ लेता हूँ। एग्जाम के टाइम पे क्या होता है कि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे होते हैं, डिजिटलाइजेशन हो गया है। एग्जाम के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, कभी इसका क्रैश कोर्स टाइप से आता है, कभी यूट्यूब पे इसकी मैराथन आती है, कभी उसकी आती है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सब ज़रूरी होता है? क्या हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग चीज़ें देखना वो सही होता है, या सच में वो हमें बेनिफिट देता है, या वो ओनली हमारे माइंड का डिस्ट्रैक्शन है? उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर मेरा कहना तो यही है कि ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। अब जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आपके पास जो भी कंटेंट है आप उस पे ट्रस्ट करो कि जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ वही आएगा एग्ज़ाम में। अगर आप इधर से भी कर रहे हो, उधर से भी कर रहे हो, आजकल तो ऑनलाइन तो यूट्यूब पे तो सब चला रहता है, तो आप उसी में उलझ के रह जाओगे और एग्ज़ाम में आपको जो कॉन्सेप्ट आपको याद आने चाहिए उस टाइम पे वो बस आपको याद नहीं आएँगे। ओके, बहुत अच्छी बात बताई आपने।
दरअसल क्या होता है कि जब कोई सेलेक्ट होता है, इतनी अच्छी रैंक के साथ में सेलेक्ट होता है, तो उसकी वॉइस में एक हेवीपन होता है, उसकी वॉइस में वो क्लैरिटी होती है जो आने वाले जो जूनियर्स है, जो एस्पिरेंट है, उनको वो डाउट क्लियर कर सकती है। और अपन हमेशा से ये बोलते थे कि हमें एक वॉइस चाहिए। हम जब एग्जाम में जाएंगे, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो हमें वो एक वॉइस सुनाई देनी चाहिए। हमें हमें जैसे सपोज करो, अपन एग्जाम्पल लेते हैं, हमें कोई अब्रप्सियो प्लेसेंटा का कोई क्वेश्चन आया, तो हमें अभी सर के वो नोट्स दिखने चाहिए। हमें वैक्सीनेशन में वो रवि की स्टोरी दिखनी चाहिए। तो उस ऐसा नहीं है कि अपन ने यहाँ से ये देखा है, यहाँ से ये देखा है, तो वहां पे वो चीज अपन पिक नहीं कर पाएंगे। ये सबके लिए है, ये वाली चीज तो सबके लिए है कि एक कंटेंट रखो, एक वॉइस रखो, ताकि अपन वहां पे डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने इसका जवाब दिया है। एक और क्वेश्चन आपके साथ में मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नहीं है एक्चुअल में, जेन्युइन प्रॉब्लम्स आती है एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले खुद को कैसे मोटिवेट रखे, जो बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि मेरा तो सिलेक्शन पिछली बार नहीं हुआ था, मेरा प्री में नहीं हुआ था, मेंस में नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे तो बहुत सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे, मैं फिर से लूजर हो जाऊंगी या हो जाऊंगा करके एग्जाम से पहले ये थॉट्स बहुत आते हैं। आप जो इतने, आपने बहुत बहुत सारा स्ट्रगल और बहुत सारी हार्ड वर्किंग आपने की है, मुझे लगता है कि आपसे बेहतर इसका कोई आंसर कर भी नहीं सकता। खुद को एग्जाम से पहले कैसे पॉजिटिव रखा, खुद को वो माइंडसेट जिस पे आपको स्टिक रहना था, वो पॉजिटिवनेस आप कहाँ से लाते थे, कैसे खुद को उस एंजाइटी से आपने दूर करके रखा? सर मैंने सोच लिया था कि बस यही मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद तो नहीं है। और मैंने ये सोचना बंद कर दिया था कि मेरा नहीं होगा। बस मैंने ये माइंडसेट बना लिया था कि मेरा मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। एक्चुअली बहुत बार हो गया था, तो इसलिए तो मुझे ये चीज़ बहुत बार मोटिवेट करती थी कि नहीं, बस मेरा ही होगा और किसी का नहीं होगा। ये एक्चुअल में बहुत बहुत अच्छी बात कही है। मैं फिर से इस बात को हाईलाइट करना चाहूंगा कि माइंडसेट, माइंडसेट का ही सारा खेल है। जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे वाला सीन, और हमें इस बात पे यकीन है। हम जैसा सोचेंगे अपन वैसा ही बन जाएंगे, और हमें इस बात पे यकीन है। जैसा अभी अपन टॉपर्स के साथ में बात कर रहे हैं, सब लोग जितने भी आप देख रहे हो, सुन लो ध्यान से। सोचना ही बंद कर दिया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो होगा ही किसका, मैं ही तो हूं इस रेस में, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। क्यों? क्योंकि हमने वो हार्ड वर्किंग की है, और बिलीव था कि इतनी हार्ड वर्किंग यदि कोई भी करेगा तो किसी का भी हो जाएगा, मैं कर रही हूं तो मेरा होगा। और ये वाला थॉट हमने सोचना ही बंद कर दिया कि कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, इतने ही सब करने के बाद में तो होगा ही। ये माइंडसेट का खेल था। बहुत अच्छी बात बताई। मुझे लगता है कि ये वाला इंटरव्यू तो सारे डाउट जो है वो मोस्टली क्लियर करेगा, और मुझे लगता है कि एटलीस्ट हर एक टॉपर जो होता है उसका माइंडसेट कुछ ऐसा ही होता है। यदि अपना, अपन को क्लियर करना है तो माइंडसेट को कुछ ऐसा ही बनाना होगा। शायद मुझे ऐसा भी लगता है कि कई बार अपन ऐसा सोचते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं सर, ये अपन ने ज़्यादा सोच लिया कि मेरा नहीं होगा तो और किसका होगा, कहीं सर हम हवा में तो नहीं है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। अपन जब खुद को ये बोलते हैं कि मैं इस बार सिलेक्शन लेके रहूंगा या रहूंगी, तो उसके हिसाब से अपन हार्ड वर्किंग करते हैं, हर दिन खुद को पुश करते हैं, अपनी लिमिट्स को पुश कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अपन ने ये खुद के माइंड में बिठा लिया है कि मेरा ही होगा करके, तो उसके हिसाब से अपन तैयारी भी करते हैं। तो खुद को ये बोलना स्टार्ट करो, खुद के बारे में नेगेटिव सोचना बंद करो। एक और सवाल, क्योंकि बहुत सारे सवाल ये पूछते रहते हैं, आप निकले हो तो आज आपको बोलने का मौका है, ये प्लेटफॉर्म आपका है, इसलिए सारे सवाल जितने हो सकते हैं अपन पूछेंगे। एडवांस लाइव यूनिक बैच के बारे में बात करूंगा, क्योंकि अभी इस टाइम पे जो बिलीव सिस्टम उसने जनरेट किया है इस वाले फील्ड के अंदर, इस नोट सेट को अपन कैसे क्लियर करते हैं डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट के साथ में, वो जो बिलीव सिस्टम अपन ने सब ने मिल के, टीएनसी फैमिली मिल के जो जनरेट किया है, क्योंकि इस टाइम पे उससे सवाल पूछना तो बनता है कि एडवांस लाइव बेस में ऐसा क्या बेस्ट था, ऐसा क्या चीजें थी, क्या ये सच में बाकी लोग ऐसा ही बोल रहे हैं कि सच में उसमें क्या ऐसी चीज होगी कि आपका सिलेक्शन इस वाली रैंक के साथ में हो गया। और एक और सवाल, क्योंकि आप फैमिली थे, आप टीएनसी की फैमिली थे, तो मैं एक और पर्सनल सवाल पूछूंगा कि और क्या बेस्ट किया जा सकता है उसमें, क्योंकि हमेशा ही अपन यही चाहते हैं कि इस बार अपन और बेस्ट करें, इस बार और बेस्ट करें। आप उससे टॉपर बन के निकले हो,
तो चाहूंगा कि एक सजेशन उसके बारे में देके जाओ। ये तो बेस्ट है तो ठीक है। यदि आप चाहोगे कि नहीं सर उसमें ये किया जा सकता था, तो आने वाले जो जूनियर्स है और जो नॉर्थ साइड एस्पिरेंट है उनको और भी बेनिफिट मिल सकता है। पहला तो सवाल ये था कि एडवांस लाइव यूनिक बेच में ऐसा क्या था जो आपको सिलेक्शन करवा गया? सर पहले तो डिसिप्लिन, क्लास लगेगी तो लगेगी, चाहे कुछ भी हो क्लास तो चलेगी। और सेकंड, कंटेंट भी बहुत ऑथेंटिक था। और मुझे नहीं लगता कि कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मुझे तो सब बेस्ट लगा सर। ओके, सबसे पहला तो कंटेंट था और डिसिप्लिन, अपन कंसिस्टेंट रहे चीज़ों के लिए, यही था। क्योंकि ये मैं जब भी अपन इस बैच के बारे में जब हम बता रहे थे, जब आपको भी बता रहे थे, तो उस टाइम पे जब ये बैच, जब आप थे तब ये पहला ही बैच था उस टाइम पे। क्योंकि हमें बिलीव था उस टाइम पे कि हम कंसिस्टेंट रह पाएंगे, हमें बिलीव था उस कंटेंट पे। बट अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको तो आप और भी अच्छे से बता रहे हो कि उस कंटेंट में ताकत थी, वो अपडेटेड था, हम हमेशा कंसिस्टेंट रहे, हम हमेशा डिसिप्लिन में रहे, हमें कब सोना है, कब एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, वो सब चीज़ उसके अंदर थी। और बस हम लगे रहे उसमें। मतलब करना कुछ भी नहीं है, उसके साथ में उसके साथ चलना है, बस हम निकल जाएंगे। ये वाला सीन था। और बेस्ट, ठीक है मुझे पता है वैसे बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें की, और इस टाइम पे और भी बेस्ट अपन करेंगे। ये जो नया वाला बैच है और भी बेस्ट करेंगे। कुछ लास्ट सवाल की ओर मैं बढ़ना चाहूँगा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आपने कही है, लास्ट सवाल अपन समराइज भी करेंगे इसको। लास्ट सवाल ये है कि आज आप बहुत अच्छे रैंक के साथ में सेलेक्ट हुए हो, और आज आपको पता है कि एक सिलेक्टेड पर्सन में और नॉन सिलेक्टेड पर्सन में कितना डिफरेंस होता है, और वो कितना ही डिफरेंस है जिसको अपन कवर करके सिलेक्टेड वाली कंडीशन में आ सकते हैं, सिलेक्टेड वाली कैटेगरी में आ सकते हैं। आप पिछले साल या पिछले नोट सेट के अंदर आपको कोई भी मतलब रैंक की वजह से या कोई भी रीजन रहा हो जिसकी वजह से आपको अलॉट नहीं हो पाया, आप तब सिलेक्टेड नहीं थे, और आज आप सिलेक्टेड हो इतनी अच्छी रैंक के साथ में। ये जो डिफरेंस है, ये क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से आप आज सिलेक्टेड वाली कैटेगरी में हो? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि खुद पे जो है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक ट्रस्ट होना चाहिए खुद पे, और कभी भी दूसरों के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है आपने, क्योंकि बहुत अच्छी बात कही है। ये कंपटीशन खुद का खुद से है। आप यस्टरडे कैसे थे और आज आप कैसे हो, बस उसी से है। कल आपने 30 एमसीक्यूज रॉन्ग किए हैं और आज आपने 25 एमसीक्यूज ही रॉन्ग किए हैं, मतलब आपने बेहतर किया है। तो ये जो कंपटीशन ये खुद से खुद का ही है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको पूरी टीएनसी परिवार की तरफ से। अभी एक और सवाल है, इस पूरी जर्नी को यदि आप समराइज करना चाहो, यदि आप बताना चाहो कि देखो सारे सवाल इंडिविजुअल हो गए, समराइज करके आपको ये बताना हो कि प्रिपरेशन की मेन कोर यहाँ से स्टार्ट होती है, मेन बेसिस यहाँ से स्टार्ट होता है, और उसके बाद में गलतियां करते करते आपने बहुत सारी चीजें सीखी है और आज आप सेलेक्टेड हो। समराइज करके यदि आपको एक वर्ड में आपको बोलना, यदि आप चाहो अपने जूनियर्स को या उनको, तो आप क्या बताना चाहोगे अपनी जर्नी के बारे में? सर मैं सिर्फ 3 मंत्रास बताना चाहूँगी। सब फर्स्ट वन माइंडसेट, जो एक वाइटल रोल प्ले करता है। सेकंड डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी और माइंडसेट आपके 3 मंत्राज है। सुन लो सब के सब, तुम लो गाइड्स। जितने भी हो जो एस्पिरेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं, कभी भी अपनी अपने बिलीव सिस्टम को खुद से कम मत होने देना। अपना माइंडसेट अपन ने बनाया है ना, अपने नोट सेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपन ने अपने टीएनसी ज्वाइन की है या वाट एवर प्लेटफॉर्म से आप बिलोंग करते हो, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखो। एनालिसिस करो कि अपने पास में क्या चीज़ें हैं और कितनी चीज़ें अपन को और अपडेट करनी है, क्या चीज़ों की ज़रूरत है हमें, कौन सा परचेज करना है, किस किस और हमें जाना है। साथ ही साथ डिसिप्लिन, जो कि मुझे लगता है कि उस बेस से बढ़िया आपको कोई नहीं बता सकता। कंसिस्टेंट रहो अपनी उस प्रिपरेशन के लिए। बेस्ट विशेष आपको ज्योति शर्मा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और पूरा टीएनसी परिवार, आपकी फैमिली, जितने भी गुरुजन हैं, सब आज आप पे प्राउड फील कर रहे हैं। सबको पूरे टीएनसी परिवार की तरफ से प्रणाम और उन सबको बधाई देना। साथ ही साथ ये आपका डे था, और आने वाला जो अपकमिंग फ्यूचर है वो आपका ही होगा। बहुत सारी ग्रोमेंट आप करोगे लाइफ में। बेस्ट विशेष आप सभी को, पूरे परिवार को बेस्ट विशेष, कॉन्ग्रेचुलेशन कहना उनको। आई थिंक अपन ने बहुत सारे सवाल आपने क्लियर किए हैं इस प्रीसियस टाइम के लिए। थैंक यू सो मच।
अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, और बाकी जितने भी नोट सेट के एस्पिरेंट हैं उन सबको बेस्ट विशेष। इस वाले इंटरव्यू से आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, क्योंकि जब भी नोट सेट के टॉपर्स जब निकलते हैं, जब उनका माइंडसेट अपन शेयर करते हैं, तो हमारे बहुत सारे थॉट्स क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारा माइंडसेट हमारा क्लियर हो जाता है। देखो, मैं भी अपनी तरफ से समराइज कर देता हूँ। कोई भी जब प्रिपरेशन करता है, कोई भी एस्पिरेंट, तो उसका माइंडसेट में ऐसा ही होता है कि मेरे से नहीं होगा, या मैं इस एग्जाम के लिए बना ही नहीं हूँ। जैसा जैसा आपके सामने है टॉपर अभी, इनका भी ऐसा ही था। इन्होंने कहा कि मेरा नहीं था, मैं इसके लिए बनी हूँ या नहीं बनी हूँ, ऐसा भी नहीं था, और देखो ना आप टॉपर बन के निकले हैं। यही यही लोग थे, यही लोग थे, जब जब इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तब आप ही की तरफ ऐसा बोल रहे थे कि सर मैं हार मान गया हूँ या मान गई हूँ सर, अभी नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊंगी। और देखो, एक ना एक दिन अपन टॉपर बन के निकलते हैं, क्योंकि सारा खेल माइंडसेट का था, सारा खेल उस कंटेंट का था, उस डिसिप्लिन का था, उस हार्ड वर्किंग का था, जो अपन इस थ्रू आउट द जर्नी अपन इस प्रोसेस में डालते हैं। बेस्ट विशेष आपको, ज्योति शर्मा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप आपने सबको प्राउड फील करवाया है, और बाकी जो नॉर्थ सेट के एस्पिरेंट हैं उनके लिए आप एक एक मिसाल बन के निकले हो। मुझे लगता है कि एक वॉरियर की कहानी है ये, जो अपन ने शेयर की है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बेस्ट विशेष आपको। थैंक यू सर।